Hi friends, welcome to this channel. So today we are going to do sample paper of 2020 जिसका सेट 1 है क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम का। तो हम लोग 2020 का ये सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। So without any delay, let's start today's session. तो जो ही हम पेपर जब हमें मिलेगा तो उस पेपर पे कुछ चीज़ें हमें लिखी हुई मिलेंगी। तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड में पेपर पे सीरीज़ लिखा रहता है जो कि JBB/1 रहता है। और इसका राइट साइड में अगर आएंगे तो इस पर सेट नंबर लिखा रहेगा, तो जो कि होता है सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 और सेट 5, जितने भी सेट में पेपर बने रहते हैं। जस्ट उसी के राइट साइड में ही उसी के नीचे सेट के इस नीचे लिखा रहता है कोड नंबर, जो कि होता है 31/1/1। और लेफ़्ट साइड की बात करें तो लेफ़्ट साइड में हमारा रोल नंबर पिन करना रहता है, तो यहाँ पे हमें ज़रूरी है लिखना अपना रोल नंबर। उसके बाद से उसके नीचे हमें कुछ डिटेल्स दिए रहते हैं, जैसे कि नोटिस दिया रहता है कि हमें क्या क्या चेक करना है यहाँ पे। तो हिंदी वालों के लिए है कि कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न में मुद्रित पृष्ठ 15 है, यानी कि क्या इस क्वेश्चन पेपर में 15 पेजेस हैं कि नहीं है। और भी ऐसे ही कई नोट्स दिए रहते हैं जो कि आपको वीडियो को पॉज करके यहाँ पे रीड कर सकते हैं। उसके बाद से क्या होता है, सब्जेक्ट दिया रहेगा, देन आपको कुछ टाइमिंग दिया रहेगा कि कितने समय का ये पेपर आपके लिए है और टोटल मार्क्स इसमें कितने आपको मिलेंगे। नेक्स्ट उसके बाद से नीचे PTO मेंशन किया रहेगा, यानी कि आपको पेपर को टर्न करना है। ओके, उसके बाद से देखिए क्या आता है, फिर कुछ निर्देश आएंगे कि आपको इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए क्या क्या निर्देश फॉलो करना पड़ेगा। मतलब आपको क्या क्या कैसे प्रश्न दिए गए हैं, कितने प्रश्नों को कैसे करना है, तो ये सभी निर्देश यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो आपको इसे भी पॉज करके पहले से पढ़ लेना है, ताकि उस दिन आपको एग्ज़ाम टाइम में भी जाके एक बार बस देखना रहे कि हाँ ये चीज़ें दी हुई हैं। फिर उसके बाद से आपको जो एग्ज़ाम पेपर रहेगा वो हिंदी व इंग्लिश दोनों में रहता है। बिकॉज हिंदी वाला होता है हिंदी स्टूडेंट्स के लिए और इंग्लिश वाला होता है इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको क्या करना है, आप जिस भी बैच से हैं, हिंदी वाले से हैं तो हिंदी वाला यूज़ करेंगे, एंड इफ़ यू आर फ्रॉम इंग्लिश देन यू विल यूज़ इंग्लिश सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है कि आपका देखिए हिंदी से जो लोग रहेंगे वे खंड का हिंदी वाले प्रश्नों को सब में यूज़ करेंगे, और जो इंग्लिश वाले रहेंगे वे लोग इंग्लिश के नोटिस को पढ़ के फिर सेक्शन ए से अपना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं हम लोग इंग्लिश से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि हमारा जो इस सैम्पल पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन है, जो कि क्या बोल रहा है कि नेम अ साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो हमें बताना है एक साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को। तो इसका आंसर में हम लोग लिख सकते हैं साइक्लोपेंटेन लिख सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग लिख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन लिख सकते हैं, फॉर्मूला इसका हम लिख सकते हैं, और स्ट्रक्चर लिख देंगे तो जो एग्जामिनर रहेगा उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम बेंजीन का एग्जाम्पल दे दें, बेंजीन इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट साइक्लो अनसैचुरेटेड कार्बन का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये एग्जाम्पल होता है। हम लोग इसके साथ साथ अगर इसका स्ट्रक्चर बना देंगे तो एग्जामिनर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होगा, और आपको टोटल मार्क्स 1 मार्क का ये क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स टोटल आपको दे दिए जाएंगे। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोलता है कि द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड line in a coil is the cause of induced electric current in it. Name the underlying phenomena. तो आपको क्या करना है, इसमें जो फिनोमिना यूज़ हुआ है कॉइल के अंदर जो इलेक्ट्रिक इंड्यूस हो रहा है उसकी वजह से फील्ड लाइन्स चेंज हो रही हैं, तो उसका फिनोमिना कौन सा काम कर रहा है। तो इसमें जो फिनोमिना काम करता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये फिनोमिना है जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने के लिए वर्क करता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सीखना है कि कैसे आपको आंसर देना है। अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आप अगर इम्पॉर्टेंट जो कीवर्ड है वही को आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब देखिए यहाँ पे कुछ नोटिस दिया है कि आंसर
क्वेश्चन नंबर ये जो 3 है इसके A to D एंड 4 to D ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है। पैराग्राफ पढ़ने के बाद इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उन क्वेश्चंस को आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इस पैराग्राफ में दिया हुआ है, तो पैराग्राफ आप रोक के वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम देखते हैं सीधे क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये बोला कि लिस्ट 2 कॉमन साइंस ऑफ सेक्सुअल मैस्टुरेशन इन बॉयज़ एंड गर्ल्स। सो आंसर में क्या लिखेंगे? सब में लिखेंगे, देखिए, थिक ऑफ हेयर ग्रोथ इन द आर्म पीस, जेनिटियल ग्रेट थिनर, हेयर आर्म्स, legs face more active oil secretion from glands on skin, occurrence of the pimples, it is very important characteristic। तो आपको ये सभी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। अब क्या करना है इसके बाद से B, C and D इनमें से कोई 2 करना है। तो आपको इस 4 क्वेश्चन में से कोई 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। तो देखिए, सेकंड बोला है व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ रिकलेस फीमेल फ्यूटिसाइड। जो फीमेल फ्यूटिसाइड होता है उसका क्या इफेक्ट पड़ा हुआ है। तो इससे क्या होगा कि इम्बैलेंस इन द मेल और फीमेल रेशियो, डिक्लाइन इन द चाइल्ड सेक्स रेशियो। सो ये होगा इसका मेन इसका जो राइट आंसर होगा। एक रिलेवेंट आंसर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो कि सही हो। उसके बाद से आता है ऑप्शन नंबर C है कि विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड चेंज द हार्मोनल बैलेंस इन द बॉडी। तो इसके लिए तो हमें पता ही है, हम लोगों ने जब रिवीजन किया था तो उसमें देखा था। तो यहाँ पे यूज़ होता है ओरल पिल्स का यूज़ होता है, जो क्या करता है हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देता है बॉडी के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है ये है कि राइट 2 फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन। तो जिस फैक्टर की वजह से साइज के पॉपुलेशन के साइज का डिटर्मिनेशन होगा, तो वो होता है रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो अगर बर्थ रेट बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, डेथ रेट बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन डिक्रीज करेगा। तो ये हो गई, हम लोगों ने पहला 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। अब आगे फिर से हिंदी वाला क्वेश्चन 4th नंबर से। तो हिंदी वाला फिर से वैसे अटेम्प्ट होगा। फिर अब यही चीज़ें इंग्लिश में दी रहेंगी। तो फिर से यहाँ पे देखिए, आपको पैराग्राफ दिया हुआ है और उस पैराग्राफ के बेस्ट क्वेश्चन दिए हैं। तो आपको फिर से वही काम करना है, पैराग्राफ को वीडियो पॉज करके रट कर लेना है। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए बोला है कि वाई इज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में सबसे ज़्यादा का ये जो कंसंट्रेशन होता है पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना क्यों ज़्यादा पाया जाता है। सो हम लोग इसके आंसर को करेंगे, हाँ, तो इसके आंसर को करेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं टॉप लेवल होता है ऑफ द फूड चेन, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ये कंसंट्रेशन होता है पेस्टिसाइड्स का वो ज़्यादा पाया जाता है। आप देखिए, हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करते हैं, स्प्रे करने के बाद वो फूड बनता है, ग्रेन बनता है, उस ग्रेन का हम लोग अपना यूज़ करते हैं, खाना बनाते हैं, तो उस खाने को हम खाते हैं। तो सबसे ज़्यादा पार्ट, सबसे लास्ट टॉपिक हम होते हैं। अब हमारे पास जब आया तो हमारे अंदर उसका जो कंसंट्रेशन होता है बढ़ जाता है, इसकी वजह से। बी बोल रहा है कि गिव वन मेथड विच कुड यू अप्लाई टू रिड्यूस द इंटेक ऑफ पेस्टिसाइड थ्रू फूड टू सम एक्सटेंट। तो हम लोग इसके लिए वॉशिंग ऑफ वेजिटेबल्स को धुल के, फ्रूट ग्रेन्स थ्रूली ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ करना शुरू कर दें। और यूज़ ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स, हमें किसका यूज़ करना होगा, बायोपेस्टिसाइड्स का यूज़ करें तो क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट ये बोला कि वेरियस स्टेप्स इन फूड चैन रिप्रेजेंट। फूड चैन के अंदर जो अलग अलग स्टेप्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो जैसे कि फूड वेब, ट्रॉपिक लेवल, इकोसिस्टम, बायोमैग्निफिकेशन, तो ये क्या करता है, ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद से बोला ये कि विद रिगार्ड टू वेरियस फूड चेन्स ओपनिंग इन द इकोसिस्टम मैन इज़ अगर हम मैन की बात करें तो मैन क्या कहलाएगा, क्या वो कंज्यूमर कहलाएगा, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कहलाएगा, प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर कहलाएगा, या फिर प्रोड्यूसर कहलाएगा। सो हम लोग क्या करते हैं, ना ही प्रोड्यूस करते हैं, हम तो बनाते नहीं हैं, वो तो हमें प्लांट करते हैं, वो बनाते हैं। सो क्या होता है, हम लोग बस इसको कंज्यूम करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे अपने आप को कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो 5th क्वेश्चन ये बोलता है कि कैल्शियम डाइऑक्साइड
react, calcium oxide reacts vigorously with water to produce slacked lime। जैसे कि इसका यहाँ पे रिएक्शन फार्मूला भी दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ तो वो फॉर्म कर रहा है स्लैग्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस फॉर्म। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, विच रिएक्शन, दिस रिएक्शन कैन बी क्लासीफाइड एज, इसको कैसे क्लासीफाई करें, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक और ऑक्सीडेशन। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, यहाँ पे हमें नीचे दिया हुआ है कि इन चारों में से कौन सा है, ए सी, सी डी, ए सी एंड डी, ए एंड बी। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ए एंड बी, यानी कि इसके अंदर दो रिएक्शंस हो रहे हैं, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जहाँ देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, हम लोगों ने दोनों को ऐड कर लिया तो ये फॉर्मेशन हुआ तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। और इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, तो एनर्जी जहाँ पे रिलीज होता है उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो इसी क्वेश्चन में अब और करके क्वेश्चंस हैं। सो क्वेश्चन ये बोलता है वाई हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू अ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, अ ब्लैक precipitate of copper sulfide is obtained and a sulfuric acid is so formed remains in solution, the reaction is an example of। तो ये जो रिएक्शन बोला है कौन सा एग्जाम्पल है, कौन से रिएक्शन है ये, क्या ये कॉम्बिनेशन है या डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें जो भी रिएक्शन किया जाता है तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ब्लैक कंपोजिशन ऑफ कॉपर सल्फाइड हो रहा है, यहाँ पे सॉल्यूशन का हमने ब्लू का यूज़ किया था, तो यहाँ पे एक दूसरे को सब वो डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमें आंसर में सीधे टिक कर देना है और ऑप्शन लिख देंगे ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो अभी फिर से हिंदी वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, तो हमें हिंदी अटेम्प्ट नहीं करना है, हमें फिर से चले जाना है इंग्लिश वाले क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए यहाँ पे, इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड सल्फेट सॉल्यूशन, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन होता है तब क्या क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एटम्स टेक प्लेस होता है क्या, या फिर एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, या फिर प्रेसिपिटेशन इज प्रोड्यूस और इनसॉल्युबल साल्ट इज प्रोड्यूस। तो हमें ये ऑप्शंस थे, अब हमें चेक करना है इनमें से कौन सा सही है, ए बी डी सही है क्या, या ओनली बी सही है, ए सी सही है, या फिर बी सी डी तीनों सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या है, बी सी डी, यानी कि एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। उसके बाद से ऑप्शन नंबर सी जो है, अब प्रेसिपिटेस भी यहाँ पे निकलेगा, यानी कि येलो प्रेसिपिटेशन होता है। फिर असॉल्युबल साल्ट इज प्रोड्यूस, तो इसमें सॉल्युबल सॉल्ट भी बनेगा जो कि क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या तीनों रिएक्शन शो कर रहा है। ऐसे ही 7th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 7th बोलता है बेकिंग सोडा क्या है, किस चीज़ों का मिक्सचर है, क्या वो सोडियम कार्बोनेट एसिटिक एसिड का मिक्सचर है, सोडियम कार्बोनेट एंड टैट्रिक एसिड का मिक्सचर है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टैट्रिक एसिड का क्या है मिश्रण है, या फिर ऑप्शन नंबर डी सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड का मिक्सचर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टैट्रिक एसिड का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर इसमें नोट के हिसाब से देखें तो हम लोगों को बस ये पढ़ने के लिए यहाँ पे है। तो बोला है कि इफ़ अ कैंडिडेट राइट्स नॉन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव फुल क्रेडिट। तो अगर आप कोई भी इनमें से आंसर नहीं देते तो हम क्या, इसमें जो फुल क्रेडिट जाता वो हो जाता सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पे, ठीक है। वैसे ही अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पे। तो जो बोला है केमिकल फार्मूला, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ
व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला क्या होता है? CH4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू H2O, 2CaSO4 इंटू H2O। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है CaSO4 इंटू हाफ H2O, दैट फॉर्म्स द प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन नंबर 9 इज सेइंग दैट कि द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स ट्रू फॉर, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो कब सही कहलाता है? सो दिस विल बी ट्रू फॉर व्हेन देन there is a plane mirrors only, convex mirror only, concave mirror or all reflecting surface। so जब भी ये सही तभी कहलाएगा जबकि क्या हो, ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस पे ये रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन वहीं पे और करके दिया है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इस्केप्ड विद द फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर एन इन लार्ज इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे एक इन लार्ज इमेज बनता है। इमेज कौन सा होगा? रियल होगा, वर्चुअल इन्वर्टेड होगा या वर्चुअल इरेक्ट होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही 10th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 10th क्वेश्चन ये बोलता है कि एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट एंड द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, शॉर्ट सर्किट के समय इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट होता है वो क्या होगा? एवरी वेरी कंटिन्यूसली रिड्यूस सब्सटेंशियली डज नॉट चेंज या इंक्रीज हैवीली। तो क्या वो इंक्रीज होगा या कम हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या होगा, इंक्रीज हैवीली। वो जल्दी से हैवी तरीके से वो पढ़ने लगेगा। इसका और करके क्वेश्चन है, वो ये बोलता है कि 2 बल्ब्स 100 watt and 40 watt were connected in series. The current through 100 watt is 1 ampere. The current through the 40 watt will be, तो क्या होगा, जो करंट फ्लो होगा 40 वाट वाले वाट से, तो क्या वो 0.4 एम्पियर, 0.8 एम्पियर, 0.6 एम्पियर और 1 एम्पियर? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि 1 एम्पियर होगा। कैसे? जैसे कि हमने उसको जो अरेंजिंग है वो क्या है, हमने सीरीज़ में ही किया। तो एक बल्ब यहाँ है, एक बल्ब यहाँ है, तो जितना लाइट से आएगा वो दोनों के पास पहुँचेगा ना, उतने ही एम्पियर में दोनों के पास लाइटें पहुँचेंगी। सो उसके पास भी 1 एम्पियर ही इलेक्ट्रिसिटी पहुँचेगी। ऐसे ही पढ़ते हैं। तो देखिए अभी 11th से क्वेश्चन हिंदी में दिए हुए हैं, तो हम लोग फिर से इंग्लिश वाले के पास पहुँचते हैं, यानी कि 11th क्वेश्चन यहाँ पे है। तो ये क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब्सटेनेंस ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर को सब्सटेनेंस के लिए इनमें से कौन सा सही हो? लॉस ऑफ वेजिटेशन, कवर डाइवर्जन ऑफ हाई वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स, पॉल्यूशन फ्रॉम द अर्बन वर्स्टेज, एफॉरेस्टेशन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या है, एफॉरेस्टेशन जो होगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन पे। तो इनकम्प्लीट कम्बशन कोल एंड पेट्रोलियम, इसमें से इनकम्प्लीट जो कम्बशन होता है कोल और पेट्रोलियम का, तो क्या होगा, इंक्रीज एयर पॉल्यूशन को बढ़ा देगा, इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ मशीन्स को बढ़ाएगा, या फिर ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कर देगा, या फिर प्रोड्यूस करेगा पॉइजनस गैसेस को। तो इसमें से ऑप्शंस है ए बी या फिर बी सी, ए डी या सी डी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या, ए एंड डी, यानी कि पॉल्यूशन बढ़ेगा और इससे पॉइजनस गैसेस भी रिलीज होंगे। ऐसे ही बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर इसका। हाँ, तो यहाँ पे बोला है हमें, कुछ नोट्स में भी दिया है कि फॉर क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन। तो यहाँ पे हमें वो असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, एक असर्शन रहेगा और एक रीज़न देगा। तो हमें बताना है क्या असर्शन सही है या रीज़न सही है। क्या असर्शन बेस्ट जो एक्सप्लेनेशन है रीज़न का, असर्शन का जो बेस्ट जो कम एक्सप्लेनेशन है क्या रीज़न, या फिर इसमें ऑप्शंस दिए रहेंगे, हमें वहाँ से देख के इसके आंसर्स करने पड़ेंगे। तो पहला जो असर्शन दिया है, यानी कि 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये बोलता है कि असर्शन बोला है कि स्टेरिफिकेशन इज़ द प्रोसेस इन विच अ स्वीट मेल्टिंग सब्सटेंस इज प्रोड्यूस। स्टेरिफिकेशन में स्वीट मेल्टिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, ये असर्शन है। और रीज़न इसका दिया कि व्हेन स्टर्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अल्कोहल इज प्रोड्यूस।
alcohol and sodium salt of carboxylic acid are obtained। तो क्या ये दोनों सही है या फिर असर्शन जो है वो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है रीज़न का? फिर रीज़न ए सही है, आर फॉल्स है, या ए फॉल्स है, आर ट्रू है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू। और ये जो आर है वो सही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है असर्शन का। ऐसे ही 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बोलता है इन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, द अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट बाय द फिजन ऑफ एन एटम यूरेनियम इज सो ट्रिमेंडस दैट it produce 10 million times of energy produced by the combustion of an atom of the carbon at from coal। इसका रीज़न बोला है कि the nucleus of a heavy atom such as uranium when bombarded with the low energy neutrons splits and apart lighter nuclei। The mass of difference between the original nucleus and the product nuclei gets converted into the tremendous energy। तो यहाँ पे हमें बोलना है कि असर्शन सही है या रीज़न सही है, या फिर दोनों सही है, या फिर एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। सो 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग इसके खंड ख पे आ गए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग सेक्शन बी के जो क्वेश्चंस हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको ये वीडियोस बिल्कुल भी पसंद आया तो आप ज़रूर इसको लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी सैम्पल पेपर को सॉल्व कर सके और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय। बेस्ट विशेस फॉर योर प्री बोर्ड्स।